गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्टली हमने बात किया था इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स, जिसमें हम बात कर रहे थे सेग्रीगेशन इन्वेंट्री, बाइफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी, वेड एनालिसिस, एफएनएस या एफएसएन। जैसे स्टडी मटेरियल में एफएसएन बोला है, फास्ट स्लो एंड नॉर्मल, फास्ट स्लो एंड नो मूविंग, बट फाइन जो नाम लिया है वैसे ही। एफएनएसडी भी मैंने आपको बोला डी डेड, तो एब्रीविएशन जो इन्होंने दिया है फास्ट स्लो एंड नो मूविंग। अभी हम एबीसी के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को देख रहे हैं और एबीसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपके पास टोटल 12 आइटम्स हमारे स्टोर रूम में है, ये दिया गया है। देयर आर 12 आइटम्स इन आवर स्टोर रूम, और इन 12 आइटम्स में क्या उनका परचेज यूनिट है और कितनी प्राइस पर यूनिट पे हमने उन्हें परचेज किया है, यूनिट कॉस्ट। हमें इन्हें ए बी सी 3 कैटेगरी में बाइफ्रिकेट करना है। तो एबीसी बोलता है क्वांटिटी और वैल्यू। यहाँ पे हम कैसे क्वांटिटी और वैल्यू के बेसिस पे बाइफ्रिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले इनकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने का मतलब हो गया क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, तो उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। अब फिर क्वांटिटी का टोटल करते हैं। पहले क्वांटिटी के बेसिस पे कौन सा पर्टिकुलर मटेरियल कितना परसेंट ऑफ क्वांटिटी होल्ड करता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? यूनिट्स का टोटल लगा लिया और यूनिट्स के टोटल में इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल। सिमिलरली हम वैल्यू की टोटल लगा लेंगे और वैल्यू में भी इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल, वैल्यू में कितना परसेंट वो होल्ड करता है उसकी परसेंटेज निकालेंगे। सो यू कैन सी हियर हमारे पास टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है 2,19,000 यूनिट्स, और 2,19,000 यूनिट्स, यूनिट्स का टोटल आ गया। अब यूनिट में पहला आइटम 7,000 यूनिट का है, इसको 2,19,000 से इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 3.196%, 3.196%। हाँ चले गए भाई, अभी तो यही थी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास द टोटल क्वांटिटी इज 2,19,000। अब इंडिविजुअल क्वांटिटी वाइज परसेंटेज निकालेंगे। 7,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000, 3.196%। 24,000 का निकाला तो नियर अबाउट 11%। 1,500 क्वांटिटी नियर अबाउट 0.68%। मतलब इंडिविजुअल आइटम का क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमने रिप्रेजेंटेशन क्वांटिटी का कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज में। और जो भी हमारे पास हायर परसेंटेजेस होंगी, यानी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करता है, तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए कंपेरेटिवली, क्योंकि हायर क्वांटिटी लोअर वैल्यू, वो सी कैटेगरी में जाता है। तो अब वैल्यू हमने कैलकुलेट की, यूनिट कॉस्ट से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, टोटल कैश कॉस्ट का भी टोटल लगा लिया, और इंडिविजुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
टोटल कॉस्ट, हमने कॉस्ट का भी प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ देखें परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट 9% ऑफ टोटल कॉस्ट, 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट, 4% ऑफ द टोटल कॉस्ट। इस तरह से कॉस्ट की हमारे पास परसेंटेजेस आ गई। जब कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों का परसेंटेजेस आपके पास कैलकुलेट हो जाए देन हम उन्हें रैंक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब रैंक प्रोवाइड करने के लिए हमारे क्राइटेरिया हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। क्राइटेरिया सेलेक्ट कैसे करोगे, तो क्राइटेरिया सेलेक्ट करना आपकी चॉइस है, आपके पास पूरा अजम्पशन बेस चलेगा कि मैं कहाँ तक का क्वांटिटी या कहाँ तक का वैल्यू कैटेगरी ए में रखूंगा और कौन सा क्वांटिटी और कौन सा वैल्यू कैटेगरी बी में रखूंगा। दैट आई हैव टू सेलेक्ट, दैट आई हैव टू डिसाइड। हमारा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है ये चीज, बट एक चीज कंफर्म है, जिनकी वैल्यू बहुत कम होगी उनको हम डेफिनेटली सी कैटेगरी में जानेंगे, यानी हम उन्हें लोएस्ट रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो टोटल वैल्यू की परसेंटेज में जो लोएस्ट जा रहे हैं उन्हें सी कैटेगरी में डालने के लिए लोअर रैंक देंगे। जिनकी परसेंटेज ऑफ वैल्यू हाईएस्ट आ रही है उन्हें हम ए कैटेगरी में। तो रैंक देंगे कैसे, रैंक देंगे हम परसेंटेज ऑफ वैल्यू बेसिस पे। तो वैल्यू में देखें तो हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है हमें 23% ऑफ द टोटल वैल्यू। हमारा मटेरियल नंबर 11, हमारा आइटम नंबर 11 स्टोर रूम में स्टोर्ड मटेरियल का अप्रोक्सीमेटली 23% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हमने रैंक 1 दे दिया। सेकेंड हायर मटेरियल ये रहा 20%, रैंक 2 दे दिया। थर्ड हाईएस्ट पे 16%, रैंक 3 दे दिया। ऐसे परसेंटेज अपने रैंक प्रोवाइड कर दी। वंस यू प्रोवाइड द रैंक, अब आपको सिलेक्शन करना है कि किनको आप कैटेगरी ए में रखेंगे और कैटेगरी बी में रखेंगे और कैटेगरी सी में रखेंगे। तो ये रहा हमारे पास रैंक 1 2 3। रैंक वाइज हमने आइटम चेंज कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 12। अभी तक मैंने कैटेगराइजेशन नहीं किया है, यहाँ पे तो किया हुआ है, मैंने अभी कैटेगराइजेशन नहीं किया है, मैंने उन्हें रैंक वाइज अरेंज कर दिया। रैंक वाइज अरेंज करके उसकी परसेंटेज ऑफ यूनिट और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट सामने रख ली। जैसे ही मेरा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कहा गया था हमने रैंक ए में, कैटेगरी ए में, नियर बाय 60%, वैल्यू का 60% और क्वांटिटी का 10%, वो कैटेगरी ए में। क्वांटिटी का 60% और वैल्यू का 10% वो कैटेगरी सी में, और बचा हुआ कैटेगरी बी में। तो आप वैल्यू के बेसिस पे चलो, जहां वैल्यू नियर बाय 60% आ जाए वो वाले मटेरियल आप कैटेगरी ए में डाल दो। तो जैसे रैंक 1 2 3 इनकी वैल्यू ऑफ कॉस्ट का परसेंटेज हमने देखा तो नियर अबाउट 60% पहुंच गए हम। 59%, 59%, तो इसे हमने रख दिया कैटेगरी ए में। इसमें दूसरा क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हो रहा है, क्वांटिटी वाला। क्वांटिटी 10% नहीं है, 10% से बहुत ज्यादा निकल गए, चलेगा। हम मेनली फोकस हमारा वैल्यू पे, हाईएस्ट वैल्यू वाले मटेरियल कैटेगरी ए में जाएंगे। हाईएस्ट वैल्यू वाले मटेरियल कैटेगरी ए में जाएंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू में कितनी वैल्यू, तो आप रैंक कर दो, वैल्यू बेसिस पे रैंक कर दो, और रैंक में जैसे ही आइटम का टोटल नियर बाय 60% के आसपास आए उन्हें कैटेगरी ए में रख दो। और उसके बाद लोअर साइड पे जाओ, और जैसे ही क्राइटेरिया आपका वैल्यू का 10-11% के आसपास आए, तो ये आ रहा है हमारा लोएस्ट 13% की वैल्यू वाले मटेरियल, इन्हें हमने रख दिया कैटेगरी सी में। और मिडिल में बच गए हमारे पास 27% के आसपास के मटेरियल कैटेगरी बी में। क्लियरली अजम्पशन बेस्ड है, क्लियरली अजम्पशन बेस्ड है। इसमें कोई भी आपके पास प्रॉपर फिक्स्ड स्टैटिक गाइडलाइन नहीं है कि 60 ही होगा, या बीच में कितना था 20 से 30 के आसपास कैटेगरी बी में था। इट्स नॉट अबाउट कि 30 ही होना चाहिए, मे बी 20 और इट मे बी गो टू 40 ऑल्सो, दैट डिपेंड्स कि आपके मटेरियल। जरूरी तो नहीं है सारे मटेरियल मेरे एग्जैक्टली ऐसी वैल्यू निकल के आ जाए कि 60 और 10 के अलग अलग कैटेगराइज्ड हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से बाइफ्रिकेशन करना है। ये सिंबॉलिकल क्वेश्चन है, इसमें नहीं नहीं, वैल्यू बेसिस पे तो रैंकिंग किया,
रैंकिंग के बेसिस पे हमने इनको अरेंज कर दिया यहाँ पे। अब ऊपर की रैंक से परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऐड करते हुए चलो, जहां एडिशन 60% के आसपास आ जाए वहां पे रुक जाओ, वो सारा मटेरियल ए में डाल दो। समझे बात को? वापस समझ लो। पहले आपको रैंकिंग देना है, ये मैंने रैंकिंग दे दिया, रैंकिंग के अकॉर्डिंग आइटम्स को अरेंज कर देना है, ठीक है। अब अरेंज्ड आइटम की परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट को काउंट करना है और ऐड कर, आइटम 1 ऐड आइटम 2 ऐड आइटम 3, जहां जाके ये 60% के आसपास आ जाए वहां रुक जाओ, वो आइटम सारे कैटेगरी ए में चले जाए, ठीक है। फिर बचे हुए आइटम्स में फिर काउंट करना शुरू करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जैसे ही ये 25 से 30% के आसपास आ जाए वहां रुक जाओ, इन्हें कैटेगरी बी में रख दो। फिर बचे हुए आइटम को टोटल करना शुरू करो, तो बचे हुए सारे आपके पास बचेंगे वो सी कैटेगरी के बच्चे। रिवर्स चल रहे हो, रिवर्स कैलकुलेशन पे आ जाओ। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे? ऊपर से काउंट करते हुए टोटल करके 60 के आसपास आ गए, वो कैटेगरी ए में डाल दिए। नीचे से टोटल करना शुरू करो, नीचे से टोटल जहां तक 10-12% के आसपास हो जाए वहां उनको कैटेगरी सी में छोड़ दो। अब ऊपर फाइनल नीचे फाइनल, बीच का जो बच गया वो बी हो गया। हाँ हाँ हाँ। नहीं, कैसे डालोगे बेटा रैंक नंबर 8 को? हाँ हाँ हाँ, एग्री एग्री, आई एम एग्री। रैंक नंबर 8 को यहां से यहां शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन रैंक नंबर 8 को करते तो रैंक नंबर 7 ने क्या बिगाड़ा है आपका? ये 3.7% की वैल्यू को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 3.4% के आसपास वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 3% की वैल्यू को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर से लग रहे हैं ना, इक्वल वैल्यू के लग रहे हैं ना। अब मैं इसको ऊपर ला रहा हूं तो बोलता है इसको क्यों नहीं ऊपर लाया? हाँ तो पर अजम्पशन, थोड़ा तो लॉजिक होगा अजम्पशन में, कुछ भी उठा के थोड़ी डाल देंगे हम। बट फिर अजम्पशन में भी लॉजिक बेस होगा ना, कि ये जरूरी तो नहीं है कि हम 10% है तो 10% ही, 13 हो गया तो क्या हो गया? कहीं बोला तो है नहीं कि 10 ही होना चाहिए और 12 ही होना चाहिए। इट मे बी गो टू 15 ऑल्सो, इट मे बी गो टू 20 ऑल्सो। अब मन कर रहा मेरा कि 4 को भी मैं नीचे ले आऊं, तो वो ज्यादा गैप बन जाएगा। तो यहां तक ठीक है, जब 3% यानी बिलो 4% जो भी है मैंने उन्हें सी में रख लिया है, और अबाउट 10% जो भी है वो मैंने ए में डाल दिया है। वैसे सोच, कहीं ना कहीं कुछ तो लॉजिकल सेंस वहां इंक्लूड करना पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कोई फिक्स क्राइटेरियाज नहीं है। अगेन वही चीज बोल रहा हूं, इन्होंने बेसिस फॉर सेलेक्टिव कंट्रोल अज्यूम्ड, साफ खुद ने लिखा है, क्या लिया है? 50,000 एंड अबव के आइटम को मैं ए में रखूंगा, 15 बिलो के आइटम को मैं सी में रखूंगा। तो 15,000 से नीचे के आइटम इसने सी में रख दिए। देखो, ये 15,000 से नीचे की वैल्यू के आइटम सी में रख दिए, 50,000 से ऊपर के आइटम ए में रख दिए, बाकी बचे हुए बी में आ गए। तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह जाके क्राइटेरिया अपना खुद का बनाना पड़ेगा। मेरे लिए मेरे स्टोर्ड मटेरियल में वैल्यूएबल स्टोर वो होता है जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है, मैं उन्हें ए कैटेगरी में रखूंगा। और जिनकी वैल्यू मेरे लिए 15,000 से नीचे है वो मेरी सी कैटेगरी के आइटम है, मैं उन्हें सी में डालूंगा। दैट्स माय चॉइस, दैट माय प्रिजम्पशन बेस्ड ऑन द मटेरियल इन माय स्टोर रूम, बिकॉज आई नो बेटर अबाउट माय स्टोर्स, यू कांट जज इट। हाँ, आप मेरी कंपनी में आए हो, आपको मैंने ये बनाने को दिया है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप मटेरियल वेरीफाई करोगे, आप चेक करोगे किस किस तरह के मटेरियल होते हैं, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ फिगर्स के बेसिस पे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना चीजों को। कोई एक 5 रुपए का आइटम है लेकिन मैंने उसके 10 लाख पीस खरीद के रख दिए, तो वैल्यू तो 50 लाख चली गई ना। तो क्या वो कैटेगरी ए में स्विच हो जाएगा? नहीं हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन जस्ट, पूरा का पूरा हम बात करें ना, कि हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे पर्सनल जजमेंट वाला मैटर होता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, चेक करने वाले को भी अपना पर्सनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा। चलिए, एक और एग्जांपल है,
A factory uses 4,000 varieties of inventory. In term of inventory holding and inventory uses, the following information is complied. चार तरह के अब क्वांटिटी गिवन है, परसेंटेज कैलकुलेटेड है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एवरेज एंड परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूजेस इन एंड प्रोडक्ट. कितना वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट में कितना काम आता है. तो जो फर्स्ट वाला है वो एंड प्रोडक्ट में सिर्फ 5% का ही वेटेज रखता है. मतलब एंड प्रोडक्ट यानी मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट बना, उस फिनिश प्रोडक्ट में फर्स्ट टाइप ऑफ जो ये इन्वेंट्री ब्लॉक है इसका वेटेज 5% का ही है. लेकिन सी ये लास्ट वाला जो है, ये जो 4,000 वाला है, ये 100% ये टोटल है. ये 15 जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जस्ट 15 आइटम्स आर देयर जो कि पूरी क्वांटिटी का कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं, जस्ट 0.375% ऑफ द क्वांटिटी. लेकिन वैल्यू का कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं, 50% ऑफ द वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और एंड यूजेस में भी, एंड प्रोडक्ट में भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 85% है. अब तो ये ए जाएगा. और जिसका एंड क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, अब ये और एंड प्रोडक्ट में भी इनका इंपॉर्टेंस जस्ट 5% है, ये सी जाएगा. अब यहां पे ये 20% आ रहा है, वैल्यू का कितना है 20% और क्वांटिटी का 97%. तो फिक्स नहीं है ना परसेंटेजेस. अब यहां जजमेंट है, आपको अपने तरीके से इसको क्लैरिफाई करना है, इसके ऊपर कमेंट करना है. क्या पूछ रहा है, क्लासीफाई द आइटम ऑन इन्वेंटरी एज पर एबीसी विद रीजन. तो तीन चीजें पकड़ेंगे. मैक्सिमम क्वांटिटी होल्ड बाय द कैटेगरी 1 जो भी दिया हुआ है, that is representing 97% of the total storeroom, but of such 97% material is just 20%, and in end product their representation is only 5%. So such material are not of that much importance that required a huge amount of control, so we should put it सी कैटेगरी. ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका. इज नॉट लाइक एक लेमैन की तरह आंसर नहीं कर रहे, बहुत हमने क्लैरिटी दिया है चीज के अंदर. तो ये 3 पॉइंट उठाए हैं, क्वांटिटी का परसेंटेज, वैल्यू का परसेंटेज और एंड प्रोडक्ट में उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है. देखो 15 नंबर इन्वेंट्री आइटम शुड बी क्लासिफाइड इन ए. व्हाई? constitute this much of the total inventory, percentage of quantity, which is minimum as per the given classification. 50% of the value, which is maximum as per the value, and highest in consumption, that is 85%. क्या बोल रहा है, वही लाइन उठा के टिपका दिया ना कि क्वांटिटी में लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यू में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है और एंड प्रोडक्ट में प्रेजेंस भी हाईएस्ट है. बस ये लाइन लिख के हमने क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, चलिए. तो दिस इज ऑल अबाउट एबीसी एनालिसिस. एफएनएस यहां हमारे पास फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग है, तो इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें. जिसके बाद हमने बात कर लिया वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, दैट वी डिस्कस्ड. एक और मेथड यहां दिया है, चलिए उसको भी रीड कर लेते हैं, इतना काम का नहीं. हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट. तो इट इज सॉर्ट एबीसी हो गया, तो इज सॉर्ट ऑफ एबीसी हो गया. लेकिन यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आइटम. इंडिविजुअल आइटम एबीसी की तरह नहीं कि हम वहां बल्क आइटम को प्रेजेंटेशन चेक करते हैं. देखो इसमें और एबीसी में कंपैरिजन या डिफरेंस समझा दो. एबीसी में कैटेगरी ए कैसे फाइंड आउट होती, आइटम का ब्लॉक बनाया और वो ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा था ए कैटेगरी को. इंडिविजुअली उसके अंदर जो आइटम थे उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट चेक नहीं की थी हमने. यदि आप इंडिविजुअल कॉस्ट चेक करते हो, देखो कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा. इंडिविजुअल कॉस्ट यदि आप चेक करते हो तो मेरे लिए सबसे कॉस्टली मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा है,
मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है फोर्थ वाला, 27 रुपीज की, नहीं परसेंटेज देखा मैंने, यूनिट कॉस्ट, सॉरी यूनिट कॉस्ट, सबसे कॉस्टली मटेरियल ये वाला है जिसकी पर यूनिट प्राइस कॉस्ट 22 रुपीज है, 22 रुपीज की कॉस्ट है। इसका एक आइटम लॉस होना मेरे लिए सबसे ज्यादा लॉस क्रिएट करेगा। और सबसे कम प्राइस का मटेरियल कौन सा है मेरे लिए? सबसे कम प्राइस का मटेरियल ये 20 पैसे वाला है। इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन इन क्वांटिटी ज्यादा हो गया, और इसकी क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से वैल्यू में रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया 3%। लेकिन इसकी कॉस्ट तो जस्ट 20 पैसा थी। तो ये मटेरियल इतना ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल नहीं है। इट्स जस्ट लाइक स्क्रूज, नट बोल्ट। क्या उसमें मैं ज्यादा कंट्रोल लगाऊं? अरे जमीन पे जाके देखोगे स्टोर्स में तो 4-5 ऐसे ही गिरे हुए पड़े मिलेंगे। निकालते हुए एक गिर गया, गया ड्रॉर के नीचे, हाँ ठीक है यार चला गया, बाद में देख लेंगे। कौन नहीं रैक साइड में करो, एक स्क्रू ढूंढना है मुझे, नो वन डू इट। बट वहीं पे यदि कोई ऐसा वैल्यूएबल मटेरियल है जिसका एक पीस गिरा और कहीं चला गया, तो आप ढूंढ के रखोगे, इन्वेंट्री मैनेज करना है। तो एबीसी वो चीज पे फोकस नहीं कर रहा है। एबीसी क्या कर रहा है? वैल्यू पे फोकस कर रहा है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट पे नहीं। यहां पे बस वही डिफरेंस है कि यहां पे हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट पे भी फोकस करेंगे। नहीं कह नहीं सकते, इफेक्टिवनेस का तो पूरा का पूरा डिसीजन डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे अल्टीमेटली, कि किस तरह के रॉ मटेरियल हैं। हो सकता है कम प्राइस का भी हो, लेकिन उस पर कंट्रोल करना हो, क्योंकि हमारे यहाँ वो फास्ट मूविंग है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हम होल्ड करके भी चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रेशोस। इन्वेंट्री कंट्रोल का नेक्स्ट टेक्निक पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, हम रेशोस के बेसिस पे भी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। किस तरह के रेशोज हम कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से रेशोज हम निकालेंगे? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो होता है इनपुट आउटपुट रेशो, जो ये बताता है कि आपके मटेरियल में वेस्टेज कितनी होती है, या कंजम्पशन प्रोसेस में वो मटेरियल कितना ज्यादा, आउटपुट कितना डिफरेंट आता है। जहां इनपुट और आउटपुट दोनों सेम यूनिट में हो, केजीज में इनपुट जाएगा और ही आउटपुट आएगा, वहां इनपुट आउटपुट रेशो पॉसिबल है। ये कितना केजी प्रोसेस में डाला और जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसमें कितना केजी बन के आया, वो आपको ये बताता है कि ऑन एन एवरेज कितना परसेंट मटेरियल प्रोसेस में वेस्ट हो जाता है। और इट्स नॉट वेस्ट, ये प्रोसेस वेस्ट है, ये प्रोसेस वेस्ट है, ये होगा नॉर्मल तरीके से। आप ऑयल से, या कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, इसी चलिए वापस घर पे चलते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। हम मिठाई बना रहे हैं, अब मुझे 2 किलो मिठाई बनानी है, उसके लिए इंग्रेडिएंट है 5 तरह के। अब 5 तरह के इंग्रेडिएंट मैंने थोड़ा उसमें घी डाला, थोड़ा काजू डाला, कुछ बेसन डाला, ये जो इनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करके रख ली, वो मैंने इनपुट दिया। क्या जितना अपने केजी में मटेरियल का इनपुट दिया है, क्या उतना ही आउटपुट कैलकुलेट होके आ जाएगा वेट पे? इवेपोरेट होता है, कम आएगा। 1 किलो इनके आए 2 किलो ही, प्रोसेस में कहीं ना कहीं उसकी वेट कम हो जाएगी। तो क्या वो प्रोसेस का ही एक पार्ट है कि इनपुट कितना देते हैं तो आउटपुट कितना निकलता है। क्लोथ का मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे जहां वेट पे, मीटर पे, लीटर पे जहां हम बात करते हैं, हम केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं और उससे मेडिसिन बना के स्मॉल क्वांटिटी में फिलिंग कर रहे हैं। अब केमिकल प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत जितना लीटर केमिकल आपने इनपुट दिया, मिक्स किया 2-3 तरह के केमिकल को,
सॉरी फाइनली आउटपुट जो बन के आया प्रोसेस के बाद, क्या उतना ही एग्जैक्ट क्वांटिटी आएगा जितना इनपुट में दिया? नहीं, नॉट नेसेसरी। हमें पता है कि हमारे प्रोसेस में कुछ इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन है। कि क्या रिलेशन है? का रिलेशन है हमारा इनपुट आउटपुट रेशो 90% है। मतलब क्या हुआ? जितना भी हम इनपुट देते हैं उसका 90% आउटपुट आता है, 10% हमारा प्रोसेस वेस्ट है। और ये है नॉर्मल है क्योंकि हमारे प्रोसेस का पार्ट है। पर नॉर्मल वेस्ट कितना है? 10%। नॉर्मली आइडेंटिफाइड इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है? 90%। मतलब जितना इनपुट दोगे उसका 90% आउटपुट आएगा। यदि आपका आउटपुट 90% से ज्यादा आ गया तो यू आर एफिशिएंट, और यदि आउटपुट % से कम आया दैट मींस एबनॉर्मल वेस्टेज या इम्प्रॉपर कंट्रोल। कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि आपका ऑब्जर्वेशन पास्ट पीरियड का ये कहता है कि इनपुट का 90% आउटपुट मिलता है, और यदि आपका इनपुट का 90% आउटपुट नहीं आ रहा है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न। अब आप उसको एनालाइज करो एंड कंट्रोल करो। तो ये एक पहला हमारे पास इनपुट आउटपुट रेशियो। क्या है ये? रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन टू द स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेंट, कि कितना % आउटपुट निकल के आएगा। फॉर्मूले की फॉर्म में यदि मैं इनपुट आउटपुट रेशियो लिखूंगा तो क्या बनेगा? आउटपुट बाय इनपुट या रेशियो है यार, उल्टा भी लिख सकते हो, इनपुट बाय आउटपुट भी लिख सकते हो। वहां ये बताएगा कि आउटपुट के लिए कितना % इनपुट। आप इनपुट डिसाइड करके आउटपुट निकाल, पुट डिसाइड करके इनपुट डालते हो, आउटपुट डिसाइड करके इनपुट डालते हो। मुझे फिनिश्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए उसके हिसाब से इनपुट दूंगा ना। यदि मुझे फिनिश प्रोडक्ट, मेरा इनपुट आउटपुट रेशो 90% है, 90% मतलब इनपुट का 90% आउटपुट आता है, फाइन। मुझे 5 kg का प्रोडक्ट चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट 5 kg चाहिए, तो इनपुट कितना डालूं ताकि फिनिश प्रोडक्ट 5 kg मिल जाए? मान लो मेरा इनपुट आउटपुट रेशो 90% है, आई वॉन्ट फाइनल प्रोडक्ट इक्वल टू 18 kg, तो मुझे इनपुट कितना देना पड़ेगा? दैट आई हैव टू डिसाइड। ये नहीं देखना है कि इनपुट डाल दो आउटपुट जो आएगा आएगा, नहीं, आउटपुट कितना चाहिए दैट इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हम फिक्स करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड कि इनपुट कितना देना है। और ये प्रैक्टिकली ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आगे चलेंगे जब, जहां पे एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस से पास ऑन होके हमारा आउटपुट बनता है। हर प्रोसेस का इनपुट आउटपुट रेशियो डिफरेंट है। फाइनली प्रोसेस 4 से कितना आउटपुट चाहिए वो आपको पता है। कस्टमर तो प्रोसेस 4 से निकला हुआ आउटपुट लेकर आएगा। अब उस प्रोसेस 4 से निकलने वाले आउटपुट के बारे में तो आपको पता है कि कितना चाहिए। बताओ प्रोसेस 1 में इनपुट कितना डालूं? तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 के इनपुट पे आऊंगा, तो आउटपुट से इनपुट कैलकुलेट होगा। तो दैट विल बी अ रिवर्स कैलकुलेशन, बट ठीक है, हम यूनिटरी सिस्टम से जाएंगे तो वी कैन डू इट। इनपुट आउटपुट, इनपुट इज 100 देन आउटपुट इज 90। ये तो बोला हमने 90% आउटपुट। व्हाट अमाउंट ऑफ आउटपुट इज नीडेड? सर मुझे 18 kg चाहिए, बता दो इनपुट कितना लगेगा। यूनिटरी सिस्टम द बेस्ट वे। 20 आ गया। अब ये 20 प्रोसेस 4 का इनपुट हो गया, 3 में जाना है तो 3 का इनपुट आउटपुट रेशियो देख लो। अब 3 के इनपुट आउटपुट में उसका जो आउटपुट है वो 20 है, क्योंकि वो 4 का इनपुट था ना। जो 4 का इनपुट है वो 3 का आउटपुट रहा होगा, उससे 3 का इनपुट मिल जाएगा। जो 3 का इनपुट होगा वो 2 का आउटपुट होगा। हम प्रोसेस पे करेंगे इस चीज, बात समझ में आई, रेलेवेंसी समझ में आई कि क्या बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रेशो है, इनपुट आउटपुट रेशो, जो हम यूज करते हैं इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए।
सेकेंड रेशियो निकालते हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पढ़ चुके हैं हम बचपन में इसके बारे में, लेकिन हमने सिर्फ यही चीज पढ़ी थी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब यहां सीओजीएस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बचपन में जो इन्वेंट्री टर्नओवर निकाला था वो फिनिश गुड्स का निकाला था। हाँ गुड, तो यहां लेंगे हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। हाँ 100 मल्टीप्लाई मत करिएगा, रेशो है, टाइम्स में आए। ऊपर आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशो परसेंटेज में, ये टाइम्स में आता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। कहना क्या चाह रहे हैं आप, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ एफिशिएंसी देखना चाह रहे हैं। किस चीज की एफिशिएंसी? यूटिलाइजेशन देखना चाह रहे हैं कि मटेरियल कंज्यूम कितना होता है और उस कंजम्पशन के लिए स्टॉक कितना रखना पड़ता है। आप जितना कम स्टॉक मेंटेन करके जितना ज्यादा कंजम्पशन ले लेते हो, उतना ही ज्यादा एफिशिएंट हो, आपकी कैरिंग कॉस्ट कम हो रही। समझे? जेआईटी, कम मटेरियल रखा, कंजम्पशन में जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, तो अब कम स्टॉक है लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है सर। इसका मतलब आप रोटेशन बहुत परफेक्ट चल रहा है, रोटेशन परफेक्ट चल रहा है। फिनिश गुड्स का जैसे हम देखते हैं, गुड में जो माल है वही बिकेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज गोडाउन में स्टॉक तो 100 यूनिट का ही है, लेकिन सेल हमारी उसकी 10 टाइम्स होती है। कैसे? हम बना के स्टोर नहीं करते, बनता है बिक जाता है, बनता है बिक जाता है, तो स्टोरेज कॉस्ट कम आती है। सेम चीज एफिशिएंसी कब दिखेगी यहाँ पे? जब रॉ मटेरियल का स्टोर कम होगा और कंजम्पशन ज्यादा, तो जितना हायर होगा आपका कैरिंग कॉस्ट उतना ही कम होगा। क्या आप रॉ मटेरियल कैरी कम करते हो लेकिन कंजम्पशन प्रॉपर चल रहा है? हाँ, रिस्क डेफिनेटली रहती है स्टॉक आउट की, ये तो बिल्कुल साथ में चलेगा यार। ये हमेशा रहेगा, कम स्टॉक रखोगे तो स्टॉक आउट की रिस्क तो हमेशा रहेगी। बट ये एक आपके पास हो गया वे। एवरेज स्टॉक तो पता ही कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। अब मैं यहाँ स्टॉक यूज कर रहा हूँ, बट ये स्टोर्स होना चाहिए, इन्वेंट्री तो बट स्टॉक चलेगा, बैलेंस में कोई पड़ता नहीं है इतना ज्यादा। और एवरेज होल्डिंग पीरियड, करेक्ट, डेज मंथ और वीक डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो आगे बात करते हैं इस पार्ट पे। एक दो क्वेश्चंस है हमारे पास, देख के निकलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10,
बहुत आसान सा है, कुछ करने को है नहीं यार। हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं उस लेवल पे ही थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 90, क्लोजिंग 110, तो एवरेज स्टॉक हो गया, ठीक है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, कंजम्पशन चाहिए। कंजम्पशन होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ गया 250। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है एवरेज डिवाइडेड बाय, ठीक है। और डेज निकालने इन्वेंट्री होल्डिंग का, तो 365 डिवाइडेड बाय 2.5, डेज मांग रहा है इसलिए 365। अब इस 146 का इंटरप्रिटेशन क्या है? ऑन एन एवरेज हमारे पास 146 डेज के लिए होल्ड रहती है, तो ये ज्यादा है। 146 डेज इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो आप, तो टर्नओवर कम है, इसलिए इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो गया। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ द टू आइटम एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट ऑन देम। चलिए कंजम्पशन देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे कितना हो गया 56, और कितना 25। एवरेज एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 8000। एवरेज 10,000, तो यहाँ आ गया 7 टाइम्स, यहाँ आ गया 2.5 टाइम्स। अब आराम से आराम कमेंट कर, मटेरियल का इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ मटेरियल ए इज 7 टाइम्स मच बेटर देन बी, तो यहाँ पे 7 टाइम, जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर होगा वो उतना ही बेटर होगा। ना ना ना, 7 टाइम्स दैट इज मच बेटर देन बीज इन्वेंट्री टर्नओवर 2.5 टाइम्स। मेरा स्टेटमेंट ही पूरा नहीं होने दिया आपने। टर्नओवर रेशियो ऑफ द ए 7 टाइम्स इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0.5 times. So comment A is moving faster than B. बढ़िया दिख गया हमें। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीशन, क्या बात है यहाँ कुछ क्लियर? तो मटेरियल में चलते 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 तक आ गए, तो ऑल एंड पे आ गए। हमने मटेरियल में अभी तक जो बातें की उन्हें एक शॉर्ट में वापस रिकॉल करें, तो बात की मटेरियल पे सबसे पहले, यदि मैं ऑर्डर में चलूं तो पहले पहले हो गया मटेरियल परचेज करना। एग्जांपल देख लिए, जिसमें हमने स्टोरेज, जिसमें हमने टैक्सेस, फ्रेट एंड ऑल सब की बात की। दैट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। नंबर पे हम कंट्रोल प्रोसीजर्स में एंटर किए, तो कंट्रोल प्रोसीजर में जाके हम ईओक्यू लेवल, ये दोनों पार्ट बिल्कुल क्लियर। देन कंट्रोल मेथड्स पे गए हम, और कंट्रोल मेथड्स में हमने बात किया एबीसी, एफएनएस और वेड की, और हाई कॉस्ट लो कॉस्ट, और एबीसी पे हमने क्वेश्चंस देख लिया। इट इज ऑल्सो ईओक्यू पे थोड़ा सा एडवांस, एक चीज क्वांटिटी डिस्काउंट पे हमें काम सेशन से इसमें आएंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें, तो कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, कॉन्सेप्ट का एग्जांपल लेता हुआ चल रहा हूं। अब हम इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग की बात करें। इन्वेंट्री रिकॉर्ड कैसे होती है, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, स्टोर रूम इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे करता है। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। एक कहलाता है बिन कार्ड,
और एक कहलाता है स्टोर्स लेजर। हाँ जी, और ये कोई नई चीज नहीं है, इसलिए नई नहीं है क्योंकि मैं इस पे ज्यादा समय इसलिए खराब भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीज हमने फाउंडेशन पे इन्वेंट्री कंट्रोल में बड़े प्यार से आराम से पढ़ा था, लेकिन उतना ज्यादा काम नहीं किया था क्योंकि इस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहां इसकी इंपॉर्टेंस है कुछ एक्स्ट्रा चीजों के साथ, तो इस पे पूरी हम बात करेंगे। बिन कार्ड क्या है? सब बिन इज सॉर्ट ऑफ कार्ड दैट प्लेस्ड ऑन अ बिन, एंड बिन का मतलब होता है जहां हम मटेरियल स्टोर करते हैं। डस्टबिन, वेयर वी स्टोर डस्ट, तो उसे हम डस्ट बिन बोलते हैं। ऐसे ही स्टोर रूम में मटेरियल स्टोर करने के लिए हम बिन्स यूज करते हैं, शेल्फ्स यूज कर रहे होंगे, कंटेनर्स यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो उन्हें हम बिन बोलते हैं। अब किस बिन में कौन सा मटेरियल स्टोर किया गया है, बिन पे उस मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के साथ एक कार्ड पंच कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, जिस कार्ड उस बिन के अंदर स्टोर मटेरियल की सारी डिटेल, कौन सा मटेरियल है, नाम क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका का मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, किस सप्लायर से नॉर्म ये करते हैं, कितने टाइम में हमें मिल जाता है, क्या क्वांटिटी अवेलेबल है, कब ये इशू किया जा रहा है। जैसे परचेज करते हैं और वो मटेरियल आता है तो हम उस बिन में डाल देते हैं, और वो कार्ड निकाल के उस पर डेट और क्वांटिटी और नो, नॉट प्राइस, सिर्फ क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी किस डॉक्यूमेंट से आपने रिकॉर्ड की है, बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट आया होगा जिसके थ्रू वो क्वांटिटी रिकॉर्ड हुई होगी? GRN। स्टोर रूम जब भी मटेरियल रिसीव करता है तो मटेरियल रिसीव्ड नोट इशू करता है, तो GRN नंबर वहां डाल दिया जाएगा कि ये क्वांटिटी किस GRN नंबर से हमने रिकॉर्ड की है। फिर जब भी मटेरियल की डिमांड आएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, हम उस बिन में जाएंगे, वहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल सप्लाई करेंगे, इश्यू करेंगे, और फिर कार्ड निकालेंगे, और उस कार्ड पे कितनी क्वांटिटी किस डेट को हमने इशू की है वो डेट एंड क्वांटिटी मेंशन करेंगे, और MRN, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल हम देते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट के थ्रू, तो वहां MRN का नंबर डाल दें। अब जब भी वेरीफाई करना रही ये कहां गया, कहां काम है, MRN नंबर देख, MRN नंबर चेक कर लिया कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर में आया है, ठीक है, और फिर अपडेट कर देंगे कि आज की डेट में इसमें कितना बैलेंस बचा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक दैट, सिंपल, पूरा डिटेल, परचेज, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी वाइज, ओनली एंड ओनली क्वांटिटी, दैट इज नोन एज बिन कार्ड, ठीक है। इसी बिन कार्ड का अपडेटेड वर्जन है स्टोर्स लेजर, क्योंकि बिन कार्ड से आपको ये तो पता चल रहा है कि क्वांटिटी कितनी परचेज हुई, इशू हुई, और बैलेंस क्वांटिटी कितनी है, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका वैल्यूएशन नहीं एट पॉइंट ऑफ टाइम मालूम कर सकते इमीडिएटली कि कितनी वैल्यू का स्टॉक है, तो हमें वैल्यूएशन पे जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने उसका एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला कि जिसमें वैल्यूएशन भी साथ में ही उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड है। तो हमने रादर देन बिन कार्ड बनाया स्टोर्स लेजर, एक रजिस्टर उठाया, उसमें 3 पार्ट कर दिए, परचेस, इशू, बैलेंस, वही डेट आएगी, वही GRN आएगा, वही क्वांटिटी आएगी, प्लस उसका परचेज करते वक्त परचेज कॉस्ट कितना लगा,
वो भी साथ में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वहां हो गया आपके पास परचेज की क्वांटिटी, परचेज की क्वांटिटी, परचेज की प्राइस और परचेज की वैल्यू। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों जीआरएन जब आप इशू करोगे तो कौन से स्टेप्स, वैल्यू ऑफ द परचेज्ड मटेरियल वाले प्रोसेस से उसकी परचेज प्राइस निकाल के लाओगे, उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे। उसके लिए तो हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है और उसके हमारे पास प्रोसेस भी है। लेकिन जब मटेरियल इश्यू किया जाएगा तो इशू के वक्त कितनी क्वांटिटी इशू कर रहे हो वो तो पता है, लेकिन उसकी प्राइस हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गई। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है कि आपके गुड में आपने स्टोर करके रखा है सब एक ही प्राइस पे हुआ हो। तो अलग अलग प्राइस के मटेरियल भी हमारे पास हो सकते हैं। तो कौन सा मटेरियल इशू हुआ, कौन सी प्राइस वाला मटेरियल इशू हुआ, वो आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क कब है? जब वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हेट्रो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे उनकी प्राइस स्पेसिफिकेशन होती है, वहां प्रॉब्लम नहीं आती है कि उसकी उठा के एमआरपी देखी, एमआरपी वाला इशू हो गया। प्रॉब्लम आती है जब जब उन पे एमआरपीज नहीं होती और वो मिक्स हो जाते हैं। तो अब वहां कौन सा मटेरियल कौन सी प्राइस इशू हुआ है, उसकी प्राइसिंग वो हमारे लिए। तो प्राइसिंग ऑफ इशूड मटेरियल एंड द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो लिस्ट ऑफ मेथड्स हैं हमारे पास। हमने बचपन में एक दो तीन मेथड पढ़े थे, लेकिन यहाँ हमारे पास लिस्ट ऑफ मेथड्स है। तो हम सारे मेथड्स की बात करेंगे। अल्टीमेटली काम तो फिर भी वही तीन आते हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। बट फिर भी वी हैव लिस्ट ऑफ मेथड्स। तो उन मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हुए चलते हैं। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यूड मटेरियल, परचेज मटेरियल का तो हो गया। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इश्यूड मटेरियल। पहले हैं कॉस्ट मेथड्स। कॉस्ट मेथड में फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक प्राइस। पहला मेथड आपका स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड एक प्राइस फिक्स कर सर, मटेरियल चाहे किसी भी प्राइस खरीदा जाए, इशू हमेशा एक फिक्स स्टैंडर्ड प्राइस पे ही करेंगे हम, एक स्पेसिफिक प्राइस पे इशू करेंगे। तो जस्ट राइट डाउन द टू लाइंस, स्पेसिफिक प्राइस मटेरियल। स्पेसिफिक प्राइस मटेरियल का मतलब जब हम मटेरियल खरीदते हैं और हमें पता होता है कि ये मटेरियल जॉब के लिए खरीदा गया है, तो जिस प्राइस पे वो खरीदा गया है उसी प्राइस पे वो इशू हो जाएगा, स्पेसिफिक प्राइस। जैसे ओके, आइडिया आया, एक एग्जांपल आया। हमारा बिल्डिंग मटेरियल का काम है या हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हमारे पास एट ए टाइम दो तीन चार साइट्स चल रही हैं, लेकिन हमारा खुद का स्टोर रूम है, खुद का गोडाउन है, जहां हम बिल्डिंग मटेरियल खरीद के स्टोर करके चलते हैं ताकि इमीडिएटली ना खरीदना पड़े। अब मैंने सीमेंट खरीदा है, वहीं रखा है। मैंने ईंट खरीदा है, वहीं रखा है। मैंने बाथरूम एक्सेसरीज खरीदी है, मैंने टाइल्स परचेज की हैं,
अब टाइल्स तो मैं बल्क में कोई भी उठा के तो नहीं खरीद लूंगा। 4 साइट्स चल रही हैं, चारों साइट्स पे स्पेसिफाइड है कि मुझे ए साइट वाले ने बोला है कि आई वांट दिस पर्टिकुलर टाइल्स इन। बी वाले ने बोला है कि मुझे तो जो एक्सेसरीज है सारी की सारी एक पर्टिकुलर ब्रांड की जगुआर की लगनी चाहिए मेरे। एक ने बोला मेरे रोका की लगनी चाहिए। तो मैंने जगुआर भी खरीद के रखा है, मैंने रोका भी खरीद के रखा है। अब जब भी वहां से मटेरियल इशू होगा तो वो उसी का जाएगा और उसी की प्राइस पे इशू होगा, क्योंकि आपने जो मटेरियल खरीदा वो स्पेसिफिक जॉब के लिए खरीदा है और स्पेसिफिक जॉब पे जो मटेरियल इशू होगा वो स्पेसिफिक प्राइस वाला ही issue होगा। यू कांट यूज प्राइस ऑफ एनी अदर मटेरियल फॉर दैट। तो यहां पे एक और चीज होगी कि यहां पे मटेरियल जो होगा वो आइडेंटिफाइड होगा, मिक्स नहीं हो जाएगा। पता होगा कि ये वाला किस जॉब के लिए आया है, ये वाला किस जॉब के लिए आया है। तो जब इशू करेंगे तो चेक करेंगे कि किस जॉब में इशू हो रहा है, किया जाएगा ही स्पेसिफिक प्राइस यूज की जाएगी। ठीक है, तो 2 वर्ड में आप लिख लेते हैं। क्या यहाँ पे कहाँ है? व्हेन मटेरियल परचेज फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और ऑर्डर, किसी भी जॉब स्पेसिफिक जॉब या ऑर्डर के लिए जब हम खरीदा है तो हम उसी स्पेसिफिक प्राइस पे उसे इशू करेंगे। ठीक है, चलो यहां से स्टडी मटेरियल है आपके पास, यहां पे मेथड को देखते हुए चलते हैं ताकि हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करने ना रहे। मटेरियल आर परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब एट प्राइस एट विच दे आर परचेज्ड। बट अब इस केस में क्या होगा? मटेरियल सेपरेटली रखना भी पड़ेगा, सेपरेटली मेंटेन भी करना पड़ेगा, मिक्स नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन अ सिंगल वर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट। क्योंकि अब आप ध्यान रखना कि कौन सा मटेरियल हाइट के लिए खरीदा, किस जॉब के लिए खरीदा, अलग रखना पड़ेगा। बट एक्चुअल करेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट होगी, जो जिसके लिए खरीदा है उसी की कॉस्ट में गया है। कौन से? नॉन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही ये मेथड काम में आ सकता है। सेकेंड मेथड के बारे में सबको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, वो है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल पहले परचेज किया इशू करते वक्त, मटेरियल पहले हम रिलीज करेंगे, पहले हम इशू करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड में कुछ चीजें आप मेंशन देख लीजिएगा ताकि याद रहे। This method is considered suitable in falling time of a falling price. Just इसका opposite है LIFO, that is suitable for inflation situation. तो ये जो theoretical part है ये आ सकता है हमारे पास थ्योरी क्वेश्चन में। LIFO FIFO मैथ डिसएडवांटेज या कंपैरिजन। So this method is suitable for falling prices. ठीक है, in case of rising prices, why this method is not suitable? क्योंकि राइजिंग प्राइजेस के केस में प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, हर नया मटेरियल कौन सा आ रहा है? कॉस्टली।
लेकिन आपके प्रोडक्शन में कौन सा जा रहा है? पुराना। पुराना था, तो आपके जो प्रोडक्ट की कंपेरेटिवली है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है करंट मार्केट कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। दैट इज द ड्रॉबैक। यहीं से इसको समझें। सिंपल टू अंडरस्टैंड। वाओ। चार्ज टू प्रोडक्शन रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट with which the cost of the production should have been charged. In case of falling price, it is better method, gives better result. प्राइस फ्लक्चुएट करती है यदि फ्रीक्वेंटली, तो ये मेथड आपको एरर दे सकता है, क्लैरिकल एरर। Each issue of material to production is related to a specific purchase price. The cost charged to same job are likely to show a variation period to period. Period to period total cost में वेरिएशन आएंगे। In case of rising prices, the real profit of concern being low, इस पॉइंट को समझें, while the profit in the books will appear high. This may lead to inability of the firm to meet the material purchase demand at the current market price. Rising prices में क्या हो रहा है? हम पुराना वाला मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट कम थी, तो हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कम आ रही है और कस्टमर से प्राइस मिल रही है करंट लेवल पे, तो जो बुक्स में प्रॉफिट है वो तो हाई हो गया, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो कॉस्ट मटेरियल को यूज करने की वजह से कम आ रही है। सेलिंग प्राइस तो करंट है, तो बुक का प्रॉफिट हाई है, बट एक्चुअली वो प्रॉफिट हाई नहीं है, क्योंकि मटेरियल जो नया खरीद रहे हैं वो तो कॉस्टली आ रहा है। ये एक इसका प्रॉब्लम है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट किस में बेटर है? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में बेटर है, क्योंकि जो लेटेस्ट प्राइस है वो लेटेस्ट प्राइस मटेरियल प्रोडक्शन में जाता है, एक्चुअली इशू किया जाता है। इट इज बेटर इन दैट सिचुएशन। ये नोट करिएगा, LIFO is not permitted under AS2 valuation of inventory and AS2 inventories. For the purpose of academic knowledge, LIFO method is included in this study material. ये पहले भी मैं आपको बात करी जब भी हमने इस बारे में, तो बता चुका हूं कि LIFO मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग LIFO मेथड अलाउ नहीं है, नीदर इन AS एंड इन इंड AS, दोनों में ही ये मेथड अलाउ नहीं है, बट हम फिर भी पढ़ रहे हैं जस्ट बस के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे। मंथ बाय मंथ परचेज प्राइस पर यूनिट। The chief accountant argues that the value of closing stock remain the same no matter which method of pricing material is used. Do you agree? Why or why not? Detailed store ledger are not required. वो बोल रहा है LIFO यूज करो या LIFO क्लोजिंग से यूज करो या LIFO, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट हम एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो आंसर तो नहीं कर रहे। FIFO मेथड में होता है वो लेटेस्ट परचेज में से होता है, और LIFO मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अर्लियर परचेज में, बट हो सकती है यदि पुराना सारा मटेरियल करंट मंथ के स्टार्ट में आते आते जीरो हो गया है, तो लास्ट परचेज ही बची है, तो फिर तो LIFO वही वैल्यूएशन आएगा।
सेम रह जाएगा, फिर वाला ही मटेरियल बचा हो स्टोर रूम, सारे मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो सेम आएगा, बट इशू प्राइसिंग अलग अलग हो सकती है। चलो इसमें चेक करते हैं। मैं सिर्फ क्वांटिटी चेक कर रहा हूं फीफो से। 200 आया, 300 आया, कितना हो गया? 250 गया, 250 बचा। ठीक है, जब आप फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करने जाओ ना, तो कभी भी इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना इज नॉट नीडेड। यदि डिटेल स्टोरेजर इज नॉट डिमांडेड, टोटल क्वांटिटी ऐड करो कितना परचेज किया है। ये हो गया आपका 1115। कैलकुलेटर जल्दी जल्दी जल्दी। ट्वेंटी 2500 की परचेज और इशू हो गई 2300 का। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 200 यूनिट। फीफो बोलता है फर्स्ट इन, पुराना वाला जा चुका, जो लेटेस्ट खरीदा है वही बचे। फोर क्लोजिंग स्टॉक। डाउट भाई किसी को? फीफो में कर सकते, लीफो में नहीं। लीफो में ये नहीं कर सकते कि जो 200 बच ऊपर वाला होगा, नहीं। मंथ बाय मंथ इशू हो रहा है, तो जब भी इशू होगा हो सकता है वो इशू हो चुका हो, तो लीफो में हमें वेरीफाई करके लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे? तो यहां तो आप देखें तो आंसर सेम है। क्लोजिंग 200 और लास्ट इशू कितनी है? बिफोर लास्ट इशू कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 600, और वो 600 परचेज ही हमने लास्ट मंथ में की है। क्लोजिंग बचा 200 और लास्ट इशू कितने का किया? 400 का। तो लास्ट इशू से पहले कितनी क्वांटिटी होगी आपके पास? 600 थी, जिसमें से 400 इशू हो गया, 200 बच गई। अब लास्ट इशू से पहले 600 क्वांटिटी थी मेरे पास, तो लास्ट परचेज देख लो कितनी है। लास्ट परचेज 600, मतलब इसी में है और इसी में से 200 बचा है, चाहे मेथड कोई भी हो। क्योंकि यदि मैं यहां पे सब हटा देता हूं, ये और ये इक्वल है, मतलब अगस्त तक जितना भी खरीदा था वो अगस्त तक ही सारा का सारा कंज्यूम हो चुका था। तो सितंबर में जो इशू हुआ है वो सितंबर वाले से ही इशू हुआ है, और जो बचा है वो भी वहीं से बचा है। तो चाहे लीफो हो या फीफो, क्लोजिंग स्टॉक तो 4000 ही आएगा। समझ में आई ये ट्रिक शॉर्ट, कैसे आप कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं? अदरवाइज रोड लेजर बनाने हम तो चेक करेंगे वन बाय वन। तो हाँ, उसका एक मंथ पहले वहीं जाके वेरीफाई कर डालो। हाँ, स्मॉल क्वेश्चन, दो दो 4 4 5 5 मार्क्स वाले जो छोटे क्वेश्चन हो, वहां जहां थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस की डिमांड होती है, आप कितना कॉन्सेप्चुअली चीजों को, तो हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करने नहीं बैठे हैं कि हम solve करें। बच्चे का कॉन्सेप्ट मेनली, लॉजिक क्या था, वो लॉजिक भी साथ में पता होना चाहिए कि नहीं। चलो कैलकुलेट करके बता देंगे, कोई भी बता देगा यार। इफ यू कैन कैलकुलेट यूज लॉजिक विदाउट न्यूमेरिकल, तो ज्यादा कंफर्टेबल होता ना। इसमें देखो, इसमें सोल्यूशन में कहाँ लिखा है, कौन सा कैलकुलेशन है, सारा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड of the April 20
opening stock, different purchases, different issue. Calculate using FIFO and LIFO value of material consumed during the year, put stock at the not to draw. अब स्टोर लेजर ड्रॉ नहीं करना है, फिर भी हमें बनाना तो पड़ेगा क्यों, एक्सप्लेन करने के लिए। तो ओपनिंग क्वांटिटी आ गया, परचेज आया 300, इशू किया 150 250, तो 100 वाला ये गया होगा, 150 इसमें से गया होगा, पर हम बेटर है बना ही लेते। डिटेल डेट वाइज ना जाकर हम स्टोर लेजर बना ही लेते हैं। यदि हम फीफो से जा रहे हैं तो भी हमें मटेरियल इशू की प्राइसिंग तो देनी है साथ में। इट इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितनी वैल्यू का कंज्यूम हुआ वो भी तो देना है। तो बेटर ड्रॉ इट। डेट, परचेज, इशू, बैलेंस। ओपनिंग 100 यूनिट 5 रुपीज, अब डिटेल स्टोर लेजर नहीं मांग रहा है तो हम इस तरह से चला लें, ज्यादा डिटेल नहीं देंगे। 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट 5 को फिर परचेज है 306 पे, एट 6। देन 6 को इशू है, एंड 6 को इशू है हमारे पास 250 यूनिट्स का। तो 250 यूनिट्स में 100 तो 5 वाला होगा, 150 6 वाला होगा, बैलेंस बचेगा 150 एट द रेट ऑफ 6। ठीक है, फिर हम आ रहे हैं 8 अप्रैल को 507 पे। 8th of April purchase 500 at the rate of 7, एंड अगेन इसकी ये परचेज प्राइस भी नहीं दिखा रहे हो तो भी चल रहा है मेरे को, क्योंकि हमें तो सिर्फ इशू की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन चाहिए। तो हमारा स्टॉक हो गया 156 एंड 500 एट द रेट ऑफ 7। क्लियर? देन इशू आ रहा है हमारे पास 10 को 400 यूनिट्स का, 400 यूनिट्स का इशू 10th ऑफ अप्रैल। 400 में 150 आपका होगा 6 पे और 250 होगा 7 पे। तो अपडेट में क्या बचा, 250 एट द रेट ऑफ, देन अगेन परचेज आ रहा है 10 के बाद 12 को 6 एट द रेट ऑफ 8। $600 at the 257 एंड 608, ये बचा हमारे। फिर
सर फिर हमारे पास इशू आ रहा है 14 को 500 क्वांटिटी, तो हम आएंगे 14 ऑफ अप्रैल 500 में से 257 वाला और 258 वाला, और फाइनली जो बचा हमारे पास दैट इज ऑफ 350 एट द रेट ऑफ 8, दैट इज इक्वल टू 2800। इट्स आर क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और इशू में सारा इशू प्लस कर लो, और टोटल लगा दो, ये हमारा इशू हो गया। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इट्स 7800, वैल्यू ऑफ इज 100। ये है फीफो। एवरीवन नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें यही पूछा था, टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नहीं इंडिविजुअली। हाँ, तो बेटर है कि हम इसको इस तरह से ले जाएं तो कंफ्यूजन ना। नाउ डू इट विद लीफो। डेट परचेज इशू बैलेंस, ये हमने डिटेल स्टोरेजर नहीं बनाई है, ये हमने एक वर्किंग नोट सॉर्ट ऑफ बनाया जहां वैल्यूज वहीं लिए जहां जरूरत है। चलो आ जाओ, सबसे पहले 1 अप्रैल 100 यूनिट बैलेंस में है एट द रेट ऑफ 5। देन 5 अप्रैल 300 का परचेज है एट द रेट ऑफ 6। क्लोजिंग हो गया ये दोनों। देन 6 अप्रैल 250 का इशू था, तो 250 में पूरा 250 विल बी एट द रेट ऑफ 6। द बैलेंस विल बी 100 ऑफ 5, 50 ऑफ 6।
6 अप्रैल के बाद परचेज की थी क्या हमने? 8 अप्रैल को 500 की, किस रेट पे? 7। तो अपडेट हो गया 100, 50, 500, 5, 6, 7, 3 रेट का मटेरियल पड़ा है भाई हमारे पास। इशू तो करो यार। 400 इशू हुआ है 9th या 10th अप्रैल को, 400 इशू हुआ है। 400 भी लास्ट वाले में से ही चला गया सिर्फ। तो अभी भी बचा 150 एंड 450, 5, 6, 7, हाँ 50 बचा बेटा। चलो 10th के बाद 12 को 6 परचेज है। काई करते हो यार, 100 बचेगा भाई। अभी हमने 600 और खरीदा भाई 800 की 8 की रेट पे, 600 परचेज एट 8। तो अब 100, 50, 100, 600, इसीलिए बोलते हैं लीफो मत लो। इतनी सारी रेट का मटेरियल बचा बचा के चल रहे हो, पुराना अभी तक कैरी कर रहे हो, इतना पुराना मटेरियल अभी भी कैरी कर। फिर इशू 500 14 अप्रैल को, अरे ये भी लास्ट वाले में से ही चला गया पूरा पूरा। और फाइनली 100, 50, 100, 100, 5, 6, 7, 8, कितनी वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक हो गया? 2300 का क्लोजिंग, और इशू का मटेरियल 8300। सेम ही आ गया क्या? नहीं, चेंज आ रहा है भाई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 8300 and the closing stock value is 2300। क्लियर? ये है आपका LIFO एंड FIFO। मैं फर्दर प्राइसिंग मेथड पे चलते हैं, नंबर 3। बेस स्टॉक मेथड। अब बेस स्टॉक मेथड में नया कुछ नहीं कर रहे सर हम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, उसे कैरी करके चल रहे हैं, और उस स्टॉक को हम कभी भी इशू नहीं करेंगे, और उसे एक फिक्स प्राइस पे ही रिजर्व रखेंगे। उसके बाद जो भी आ रहा है नया परचेज, वहां से इशू चलेगा। इसमें मेथड क्या हुआ, बस आपने एक सेफ्टी स्टॉक डाल दिया दैट यू विल नॉट यूटिलाइज। इज जस्ट लाइक कि मैं इसमें बोल दूं आपको, इन दिस एग्जांपल, यदि मैं आपको ये बोल दूं कि ये जो मटेरियल हमारे पास ओपनिंग में था ना, मैं नहीं बेचूंगा, मैं इशू नहीं करूंगा, ये मेरा बेस स्टॉक है, तो ये इट विल रिमेन इन गोडाउन। अब इसके बाद जो भी आएगा वो इशू होता रहेगा। कौन से मेथड से? या तो फीफो या लीफो, कोई भी। इसको कंसीडर किए बिना इसको शोकेस में लगा दो और बाकी पे लीफो फीफो चला दो। ये कब काम में आएगा? जब वो मटेरियल खत्म हो जाए, यानी शॉर्टेज के केस में, वरना ये सेफ्टी स्टॉक तो काम में नहीं आएगा। दैट इज बेस प्राइस मेथड, बेस स्टॉक मेथड। ठीक है। देन आते हैं हमारे पास एवरेज मेथड्स, और एवरेज मेथड में हमारे पास फर्स्ट एवरेज मेथड कौन सा है? सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड क्या कहता है, यहां से समझिए कि जब भी आप इशू करेंगे तो ऑन द डेट ऑफ इशू आप क्या करेंगे, डेट ऑफ इशू पे जैसे 3 रेट का मटेरियल है मेरे पास, 5, 6, 7, तो मैं इन प्राइस का, इस प्राइस का एवरेज कर दूंगा। 5 + 6 + 7/3, 6, इशू 6 रुपीज पे होगा। सिंपल एवरेज।
issue will be at the average price of the available prices. एवरेज प्राइस, जितनी भी प्राइजेस के मटेरियल अवेलेबल है उनका सिंपल एवरेज कर देना है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा क्योंकि जो बचा हुआ मटेरियल है वो वैल्यू किस पे होगा, वो एवरेज पे वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि वो एवरेज पे वैल्यू हुआ तो आपका एवरेज चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम एवरेज कैसे निकालोगे? तो लीस्ट लीस्ट और लीस्ट यूजेबल मेथड है. एग्जांपल देखिएगा, मुझे इशू करना है तो मैंने ये सारी अवेलेबल एवरेज निकाल दिया. एवरेज प्राइस 12 रुपीज और 12 रुपीज की प्राइस पे इशू कर दिया. हाँ, तो अब ये तो क्वांटिटी यदि अलग अलग हुई तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा ना. इसलिए ये मेथड सिर्फ वही कंसीडर करता है जहां हम जब परचेज कर रहे हैं ना वो सेम लॉट में परचेज कर रहे हैं. अब सेम लॉट में परचेज करने पे क्वांटिटी प्राइस डिफरेंट भी हुआ तो भी एवरेज प्राइस रिलेवेंट हो जाएगी. तो इट इज यूजफुल इन हर बार जो क्वांटिटी परचेज हो रही है हर बार उसकी क्वांटिटी सेम है, प्राइजेस अलग अलग है. मतलब ईओक्यू फॉलो कर रहे हो सपोज, तो हर बार परचेज प्राइस परचेज क्वांटिटी लॉट साइज सेम होगा. अब प्राइस अलग अलग भी आएगी तो मैं एवरेज प्राइस पे इशू कर सकता हूं, वो मेरे वैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं करेगा. लेकिन क्वांटिटी अलग, प्राइस अलग, लॉट साइज अलग अलग और फिर भी मैं एवरेज प्राइस यूज कर लूं तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये. तो कोई 50 यूनिट खरीदी 20 रुपए पे, 500 यूनिट खरीदी 15 रुपए पे, इशू कर रहे हो 17.5 पे पूरी की पूरी, तो मैच ही नहीं होगा ना. ये तो प्राइस मैच ही नहीं होगा, वैल्यूएशन ही रॉन्ग हो गया. इसलिए ये सुटेबल तभी है जब लॉट साइज सेम हो. यूनिफॉर्म लॉट सिमिलर क्वांटिटी, ठीक है, डू नॉट फ्लक्चुएट कंसीडरेबली. एंड लास्ट वन इज अभी के लिए वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? वेटेड एवरेज में समझो जैसे मुझे यहां पे मटेरियल इशू करना है तो मैं वैल्यू का एवरेज लूंगा. एवरेज प्राइस 1500 अवेलेबल एट 150 अवेलेबल एट 6, 900 का वैल्यू हो गया. 500 अवेलेबल एट 7, 3500 टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल, 4400 टोटल क्वांटिटी इन गोडाउन, 650 यहां से निकलेगी एवरेज प्राइस. यस, क्योंकि इन्होंने सारा क्वांटिटी एक साथ इसलिए लिया बेटा क्योंकि इन्होंने एक ही डेट पे इशू करना है. जब भी आप इशू करोगे उस दिन गोडाउन में अवेलेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. जैसे मान लो मैं यहां इशू कर रहा हूं, यहां इशू कर रहा हूं तो टोटल वैल्यू हो गई. टोटल वैल्यू देखना अभी क्या करेंगे हम, टोटल वैल्यू ये हो गया 2000, 150 इंटू 12 1800, 210 इंटू 12 हाउ मच 2540. इसकी टोटल लगा दो, ये कहलाएगी टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल इन गोडाउन ऑन द डे. कितनी क्वांटिटी की वैल्यू है ये? 560 यूनिट्स की. तो रेट हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय 560, 11.28. इस प्राइस पे हम इशू करेंगे. तो जब भी इशू करेंगे हम उस दिन की गोडाउन में अवेलेबल मटेरियल की वैल्यू लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, फिर जो प्राइस आएगा उस पे इशू करेंगे. बचेगा. जैसे ही नई क्वांटिटी गोडाउन में आएगी
वो वैल्यू में ऐड हो जाएगी, क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐड हो जाएगी, फिर नई एवरेज प्राइस निकल जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे हम अवेलेबल मटेरियल इन गोडाउन की वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से एक एवरेज प्राइस निकाल के रख देंगे, यूज इट फॉर नेक्स्ट इशू। जब तक नया परचेज नहीं आएगा वो ही प्राइस कंटिन्यू रहेगी। हमेशा प्राइस कब चेंज होगी? नए परचेज पे। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हो गए हमारे कॉस्ट मेथड्स। अब है मार्केट प्राइस मेथड्स। पहला है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल आपके पास गोडाउन में अवेलेबल है उसका आइडेंटिकल मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है, उस आइडेंटिकल मटेरियल की मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग करेंगे, हम अपने मटेरियल का प्राइसिंग करेंगे, ताकि जो कॉस्ट कैलकुलेट हो वो कंपेटेबल हो सके करंट मार्केट सिनेरियो से। We will not use our purchased, we will use the price of the identical raw material in the market। कि यदि मैं अपने रॉ मटेरियल को किसी और से रिप्लेस कर सकता हूं तो जिससे मैं रिप्लेस कर सकता हूं उसकी प्राइस क्या है, उस प्राइस पे अपने इशू मटेरियल का वैल्यूएशन करूंगा। This method presupposes to determination of the replacement cost of material at the time of each issue। कहाँ यूजफुल है बस वो ध्यान रखना। मेथड इज यूजफुल टू डिटरमाइन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रू वैल्यू ऑफ मटेरियल इशू इन राइजिंग प्राइसेस। क्योंकि हमने जो मटेरियल खरीदा वो पुरानी प्राइस पे और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, प्राइसेस आर राइजिंग। तो यदि आप अपने मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में डालोगे तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कंपैरेटिवली लो आएगी, जो करंट मार्केट सिनेरियो में इंक्रीज्ड प्राइस वाले मटेरियल के साथ कंपीट तो कर लेगी क्योंकि आपकी कॉस्ट कम आ रही है, लेकिन उस केस आपकी सेलिंग प्राइस भी कहीं कम ना डिसाइड हो जाए। इसलिए जब कॉस्ट कैलकुलेट किया जाए मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए। रियलाइजेबल प्राइस मेथड, इस केस में जो हमारे पास है यदि मैं उसे मार्केट में सेल कर दूं तो मुझे कितनी प्राइस मिल, वो प्राइस यूज करूंगा। ये कब काम में आता है? सर हमारे पास गोडाउन में मटेरियल पड़ा है और वो किसी काम में नहीं आ रहा। अब कोई प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं जिसमें मैं उस मटेरियल को यूज लेना चाह रहा हूं, तो मैं उसको कितने में खरीदा उस पर इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो तो वेस्ट पड़ा था, वेस्ट ना कहें तो अनयूज्ड पड़ा था, यूजलेस पड़ा था, जिसका कोई मेरे पास यूज अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जिसमें उसको मैं एज सब्सटीट्यूट यूज कर पा रहा हूं, तो मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूं तो उसकी कितनी प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट मेकिंग में काम में आती है वाली चीज है। एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्लोथ लेती है, सॉरी नॉट क्लोथ, गारमेंट्स बनाती है, क्लोथ लेती है गारमेंट्स बनाती है, तो उसके बहुत सारा कटिंग वेस्टेज निकलता है मटेरियल, बहुत सारा कटिंग में वेस्टेज में मटेरियल बचता है, वो भी मटेरियल ही है। वो मटेरियल दे यूज टू सेल एज स्क्रैप। फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें और हम सॉफ्ट टॉयज बनाएं, और उन सॉफ्ट टॉयज के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हम अपना ये क्लोथ यूज करें जो वेस्ट पड़ा है। अब मुझे उस सॉफ्ट टॉयज की कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसिव। मटेरियल की कॉस्ट कितनी जोड़ूं कि इसमें मटेरियल जो लगा वो कितने में आता है? नहीं, जो बचा हुआ जिसको मैं यूज करने की सोच रहा हूं वो कितने में बिकेगा, बस वही तो मेरा लॉस है इस टॉय को बनाने का। नया तो मटेरियल मैं खरीद ही नहीं रहा हूं, मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूं वो कितने में खरीदा वो मैटर नहीं करता अब, क्योंकि वो खरीदा
जा चुका है, संक कॉस्ट की तरह वो खरीदा जा चुका है। अब वो मैटर नहीं करता, अब मैटर करता है कि यदि वो जो खरीदा हुआ मटेरियल है वो कितने में बिकेगा, वो वाला वैल्यू लेके मटेरियल की कॉस्ट चार्ज करो, क्योंकि बस उतना ही तो लगेगा। अब वहां हम रियलाइजेबल प्राइस मेथड यूज कर लेते हैं। लॉजिक समझिए, जब भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने वाले होते हैं हम, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसे नहीं निकालते बस बैठ जाओ इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा उसका मार्केट प्राइस उठाओ जोड़ते चलो। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में ये देखना पड़ता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यदि कोई मटेरियल आप ही के पास पड़ा है और उसको आप यूज कर रहे हो तो उसको नया नहीं खरीदना पड़ेगा, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल। सर अवेलेबल है, काम में आ रहा है क्या? नहीं। क्या करोगे? बेचेंगे। तो जिस प्राइस पे बेचोगे उसे कॉस्ट मिलाओ। नोशनल प्राइस मेथड्स, नोशनल प्राइस मेथड्स में पहला मेथड है स्टैंडर्ड प्राइस। नोशनल है, ये नाम से ही क्लियर है, नोशनल। मान ले ये वाली प्राइस, यार एक ही प्राइस रख यार, बार बार प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज होती है तुम्हारे इस मेथड्स की वजह से। तो जस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड प्राइस, उसी पे ही हमेशा वैल्यूएशन डालो, उसी पे हमेशा इशू करो। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, मटेरियल वेस्ट हो गया है तो बचे हुए मटेरियल की प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं, उस प्राइस पे लेना है। रीयूज प्राइस मेथड, मटेरियल को यदि आप रीयूज कर रहे हो, क्या यहां तक किसी को कुछ पूछना है? उससे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। थ्योरेटिकली भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम टर्मोलॉजी सुनते हैं, हम ये टर्मोलॉजी सुनते हैं, स्क्रैप, वेस्टेज, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव, ऑब्सोलेंस, और सब एक जैसे लगते हैं। वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव, बट सब में थोड़ा 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 डिफरेंस है। सबसे पहली टर्म वेस्ट। वेस्ट का मतलब, वेस्ट का मतलब यूजलेस, इट्स नॉट नॉर्मल। एवरी टर्म में बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। यूजलेस मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ मटीरियल वेस्ट हो गया, यूजलेस हो गया, जो किसी भी तरह से नीदर कैन बी यूज्ड और नॉट कैन बी स्क्रैप्ड आउट। उससे हम कुछ रिकवर भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं ले सकते, दैट इज। वहीं एक एडिशन डाल दो, इफ दैट वेस्ट कैन बी स्क्रैप्ड आउट, तो तो उस वेस्ट में से यदि कुछ रिकवर हो सकता है तो वो बन जाएगा स्क्रैप। तो वेस्ट में नॉर्मली आ जाता है आपके पास जैसे इवेपोरेशन, लीकेज, ऑयल लीक हो गया तो वेस्ट हो गया। ग्लास ब्रेक हो गया तो स्क्रैप हो गया, क्योंकि ब्रेक्ड, ब्रोकन ग्लास भी कैन बी यूज्ड। मार्बल कटिंग करते वक्त पाउडर निकला, वेस्ट। कटिंग करते वक्त पीसेस निकले, स्क्रैप। No, pieces can be sold at lower price, but that powder cannot be utilized until unless कोई नया बिकना लगे। बाद में लगा है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, वो अलग चीज होगी। ये है वेस्ट एंड स्क्रैप, ये दोनों भाई बहन हो गए, एक काम का नहीं है और एक से कुछ रिकवर हो सकता है। नहीं, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन काम का नहीं है और कौन स्क्रैप की तरह काम में आ सकता है। वैसे ही दो है, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव। स्पॉइल्ड का मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्ट बना है लेकिन वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट आउट नहीं कर पाया, उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह गए,
उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह गए, मतलब बलून बना रहे हैं और बलून में होल रह गए, तो वो डिफेक्टिव नहीं है, वो स्पॉइल्ड है, क्योंकि उनको आप यूज ही नहीं कर सकते, वो काम के ही नहीं बचे, वो काम के ही नहीं बचे, और वो डिफेक्ट ठीक भी नहीं हो सकता, तो वो डिफेक्टिव नहीं है, स्पॉइल्ड है, फेंकना ही पड़ेगा, यूज मतलब उसको स्क्रैप आउट करना पड़ेगा, वो स्पॉइल्ड। कोई टेस्ट ट्यूब बन रही है, ट्यूब्स, ट्यूब्स में कहीं होल आ जाए, मेजरमेंट ग्लास बन रहा है, साइज छोटा, स्पॉइल्ड, क्वालिटी खराब है, वो काम में ही नहीं आ सकता, ना ही वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की तरह सेल हो सकता है, कोई नहीं खरीदेगा सर इसको, वो यूज ही नहीं होगा, वो यूज करने के लायक ही नहीं बचा। प्लास्टिक बॉटल्स बनाए और सब में होल आ गए नीचे, वो भी नीचे लास्ट में, भर लो पानी, नहीं सर हम तो स्क्रैप की तरह बेच देंगे, किसको? क्योंकि ये पानी भरने के काम की चीज है और इसमें पानी भर ही नहीं सकते क्योंकि नीचे होल है, वो स्पॉइल्ड। ऐसा कोई डिफेक्ट्स विच कैन बी रिपेयर्ड, रेक्टिफाइड, बट वो अब स्टैंड, या यूं कहें ऐसा कोई डिफेक्टिव बन गया, कैन बी सोल्ड, काम में तो आ जाएगा, बट वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो गया, शर्ट्स बनाए, एक थ्रेड निकल गया, सब स्टैंडर्ड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की फॉर्म में सेल किया जा सकता है कम प्राइस पे, या यदि उन डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई किया जा सकता हो बाय इनकरिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो डिफेक्टिव्स होते हैं। चारों में डिफरेंस क्लियर हो गया? आइए यहां से इनकी चर्चा भी ले लें। द पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच इज लॉस्ट, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों होंगे, देखो वो सब में होंगे, वो मैं स्टार्ट से बोला जहां भी बात करते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों में रहते हैं। स्क्रैप, scrap has either no value or significant value, sometime it may be reintroduced in the process as raw material, वापस भी डाल के काम में लिया जा सकता है। spoilage, badly damaged in manufacturing operation, cannot be rectified economically, hence taken out of the process to be disposed of। abnormal, नॉर्मल दोनों ठीक है। defective, do not meet the quality standard, defects arises due to substandard material, bad quality, defects which can be remade or cannot be brought up to the quality, then can be sold out as substandard, रिजेक्ट कर दिया, substandard की तरह भी सेल कर सकते हैं। डिफेक्टिव में भी नॉर्मल एबनॉर्मल। चलिए यहाँ इनके कंपैरिजंस हैं, जस्ट एक बार आप इसको रीड आउट करिएगा और फिर अब हम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को एक बार डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे सारे रिमेनिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहां तक एक बार रिवाइज करके रखिएगा कॉन्सेप्ट्स को और उसके बाद सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके बाय।